लिखिए डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आज आप लोगों को ये पढ़ना है। चलिए, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए भाई, लिखो पहला एंजाइना, पहला लिखिए एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है बेटा, चेस्ट पेन होता है, जो चेस्ट में जो दर्द होता है चुप चुप के, उसी को कहते हैं एंजाइना, ठीक है। लिखिए मीन्स, एंजाइना मीन्स क्या होगा, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, एनफ ऑक्सीजन, लिखिए एनफ ऑक्सीजन, एनफ ऑक्सीजन डज नॉट रीच, डज नॉट रीच पेक्टोरिस, अरे सॉरी, डज नॉट रीच द हार्ट, हार्ट, अच्छा इसका पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स का क्या नाम है, हाँ एंजाइना पेक्टोरिस इसका पूरा नाम है, एंजाइना पेक्टोरिस। इसका मतलब होता है हमारी जो हार्ट की जो कार्डियक मसल है, अगर वहां पे जितनी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो हमारे क्या होता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये आपका क्वेश्चंस बन चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए। लिखिए इसको दूसरा डिसऑर्डर लिखिए हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन, हाइपरटेंशन में आप लोग लिखिए हाइपरटेंशन, लिखिए हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ जाना, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। लिखिए इसको पेशेंट इंक्रीज्ड क्या, बीपी ब्लड प्रेशर, पेशेंट में क्या हो जाएगा, बीपी का बढ़ जाएगा। एबव लगभग कितना बढ़ता है, हमारी नॉर्मल बीपी कितनी होती है जी, उल्टा ही बोल रहे तुम लोग, ठीक है। इतना होता है 120/80 ठीक है, इतना होता है। अगर ये आपका 120 mmHg से 140/90 mmHg हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाएगा, ठीक है। लिखिए एबव लिखो, एबव 140/90 mmHg, और ये एक हेल्दी पर्सन का है बीपी 120/120/80। अगर इतना आपकी बीपी हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहा जाता है। इज कॉल्ड हाइपर टेंशन, इज कॉल्ड हाइपर टेंशन। 140 mmHg का मतलब क्या हो गया, ये सिस्टोल हो गया, और ये क्या हो गया, डायस्टोल। कर लीजिए, और इसमें क्या हो जाएगा, इट काज, ये क्या काज कर सकता है बेटा, किडनी को फेल कर सकता है और हमें हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ सकती है। लिखो इट काज, इट मेजर काज, इट मेजर काज फेलियर ऑफ किडनी, फेलियर फेलियर ऑफ किडनी
एंड हार्ट दोनों के फेल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप लोग कैड डिजीज, कैड CAD, CAT नहीं है, CAD, इसका कोई फुल फॉर्म बताओ जी। लिखिए कोरोनरी आर्टरीज डिजीज लिखो। हाँ, आर्टरीज डिजीज इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आर इसी को क्या बोलते हैं, आरिथ्रो स्क्लेरोसिस, स्क्लोरोसिस, इसी का दूसरा नाम है आरिथ्रो स्क्लोरोसिस। करिए बता रही हूँ क्या होता है। जानते हो बेटा इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है उस आर्टरीज में आपका किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, जो फैटी सबस्टेंस होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया और ये क्या बोलते हैं कैल्शियम वेल्शियम, इन सारी चीजों का क्या डिपोजिशन हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड जो होता है अच्छे से पास आउट नहीं करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो जो डिजीज काज होती है उसी को कैड या कोरोनरी आर्टरीज डिजीज कहते हैं, या इसी को आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। लिखिए इसको, इसे लिखिए आप लोग। इट इज caused due to deposition of calcium, fat and cholesterol in fibrous tissue, जो फाइब्रस आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती है उसमें। यहाँ लिखो, एंड ये दूसरा पॉइंट लिखियो, इट रेफर्स द hardening and loss of elasticity of the arteries in arthrosclerosis, calcium NaCl salt precipitation with the cholesterol with form of plaques। इसमें कहा गया बेटा कि जो कैड होता है, कैड डिजीज में मैंने क्या बताया, डिपोजिशन करता है कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल का, कहाँ, फाइब्रस टिश्यू में। और जो आपका आर्थ्रोपोरोसिस इसी को कहा जाता है, इट रेफर्स द हार्डनिंग लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज, जो आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी होती है, जो उसकी तन्यता होती है, उसकी हार्डनिंग वो दोनों क्या कर लेती है, कम होने लगती है, लॉस कर देती है, खोने लगती है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में। इसमें कैल्शियम और जो आपका साल्ट होता है ये प्रेसिपिटेट होकर के बड़े बड़े जैसे थक्के नहीं होते हैं प्लगेज लाइक, वैसे बना लेते हैं, जिसके वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है रुकावट बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी ये जो आपकी आर्टरीज होती है वो फट जाती है। ठीक है, तो मोस्टली अगर ब्रेन वाले पोर्शन से हो रहा है तो वहाँ ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, उसी को ब्लॉकेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लगेज है ना यही ब्लॉक कर देगा ऐसे थक्के जैसा। करिए
इसके बाद कौन सा बच गया भाई? हार्ट अटैक है, बस खत्म हो जाएगा। लिखिए इसको, चौथा पॉइंट लिखिए, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक लिखो। इसी को बोलते हैं मायोकार्डियम। हार्ट अटैक को बोलते हैं मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन, हाँ, इसको आप जो डॉक्टरी लैंग्वेज होता है ना, उसमें आप हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोला जाता है। हाँ, उसी को कार्डियक अटैक कहते हैं। लिखिए इसमें, इट इज़ द डेथ ऑफ, इसमें क्या होता है, जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है उसकी डेथ होने लगती है, वो नॉन फंक्शनल होने लगता है। लिखिए, इट इज द डेथ ऑफ, it is the death of a part of, it is a death of a part of heart muscles। heart muscles क्या है? कार्डियक मसल हैं, हमारे हार्ट में ये मसल्स पाई जाती हैं। फॉलोइंग cessations of blood supply, to it। ठीक है, जब ये क्या होने लगती है, इसकी डेथ होने लगती है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई होना बंद हो जाएगा। सिसेशंस का मतलब होता है स्टॉप होना, लगभग खत्म होना, बंद हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा हार्ट जो होता है बीट करना बंद करने लगता है, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, हो गया ये आपके बेटा, इतने डिसऑर्डर थे आपके किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम से। क्या छूटा था जी सर्कुलेटरी सिस्टम में? एक चीज़, पैपिलरी मसल्स। हाँ, पैपिलरी मसल्स के बारे में छूटा था। हाँ हाँ, नहीं, पैपिलरी मसल्स नहीं, पुरकिंजे फाइबर, वो बताना था वो कहाँ है। आप लोग जो स्ट्रक्चर बनाए हो उसी में इस तरीके से ये थोड़ा सा छूट गया था, मुझे बाद में याद आया, वो किसी बच्चे ने पूछा तो याद आया। ये हमारा हार्ट है, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे 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 फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो ब्लड सप्लाई को करता है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या है आपका, ये आपका क्या था, इंटर एट्रियल या एट्रिया सेप्टा था। ये क्या है, इंटर एट्रिया की जगह क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल सेप्टा। ठीक है, वेंट्रिया या वेंट्रिकल सेप्टा हो गया। यहीं से आपका ये निकलता है। ठीक है, यहाँ से ये जो है इसको कहते हैं पुरकिंजे, क्या कहते हैं इसको, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। इसको बना लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया, एक आपका होता है पुरकिंजे सेल। पुरकिंजे सेल होता है, ये हमारे कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। ये ब्रेन में होता है पुरकिंजे सेल्स। ठीक है, और ये किसका सिक्रेशन करता है, डोपामिन। वेरी गुड, डोपामिन का, ये जो आपका इनहिबिटर होता है डोपामिन, उसका ये सिक्रेशन करता है पुरकिंजे सेल, याद रखिएगा। ठीक, पुरकिंजे फाइबर, हमारे पुरकिंजे फाइबर हार्ट में पाया जाता है, दोनों वेंट्रिकल में, एट्रियम नहीं पाया जाएगा, वेंट्रिकल में पाया जाएगा। और पुरकिंजे सेल हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जो डोपामिन का सिक्रेशन करता है, ब्लड की सप्लाई करता है। ठीक है, कर लीजिए इसको। ये वाला छूटा हुआ था, कहीं अगर बनाए होंगे वहीं नीचे एक जगह बना के कर लेना, लिख लेना, नोट कर लो, नोट करके जहाँ मैंने इसको ख़त्म किया है उसके नीचे इसको बना करके नोट करके लिख लेना, पुरकिंजे सेल, और ये लिख लेना पुरकिंजे फाइबर ब्रेन में, दोनों एक जगह कर लेना ताकि कन्फ्यूज़न दूर रहे। ठीक, कर लीजिए आप लोग। ये आपका चैप्टर बेटा ख़त्म हो गया। आज आप लोगों का दूसरा चैप्टर पढ़ाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। पैर कैसा है सुषमा, आराम है अब? क्या हुआ, दिखाई क्यों, सही हो गया अपने आप ही, चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना कहीं?
जैसे बोन वोन में तो कहीं चोट वोट नहीं लगी, चलो तब वो ठीक हो जाएगा। करिए करिए करिए। हो गया। चलिए बेटा अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर डालिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए डालिए आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो हमारे बॉडी से कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म और मैमल्स के बॉडी से जितने भी आपके नाइट्रोजनस सबस्टेंस है, कैसे हैं, नाइट्रोजनस सबस्टेंस है। नाइट्रोजनस में क्या हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, और क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड हो गया। ये सारी चीजें क्या है, नाइट्रोजनस बेस सबस्टेंस है। ये ऐसे सबस्टेंस है जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, ये वेस्टफुल है, समझ रहे हो, बेकार सबस्टेंस है ये। और कुछ मोटा मेटाबॉलिक्स जो वेस्ट सबस्टेंस होते हैं, जैसे CO2 हो गया, हमारे स्वेट्स हो गए, पसीने हो गए, और क्या बोलते हैं, थूक वगैरह, ये सारी चीजें जितनी हो गई, डस्ट, ये सारी चीजें, वैक्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं हमारी बॉडी की क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं। और जितने आपके नाइट्रोजनस है, जिसमें आपका NH3 है, N2 है, फिर आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी हमारी बॉडी की क्या होती है, वेस्ट फूड प्रोडक्ट। इन्हीं को हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाएगा। ठीक, चलिए लिखिए इसको, एक्सक्रीशन का लिखिए, एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन लिखिए। एक्सक्रीशन इट इज द रिमूवल of nitrogenous and other metabolic waste substance are product, या इसी को प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, from the animal body to regulate the composition of the body fluid and tissues। इट इज द रिमूवल, आप इसको हम रिमूव कर देते किसको, नाइट्रोजनस और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट सबस्टेंस या प्रोडक्ट को फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड या टिश्यू में जो आपका कंपोजिशन बना के रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन जो अपने जो सबस्टेंस है उसके बेस पे एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पूरे आपके लोअर टू हायर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा गया है अमोनोटेलिक, एक को यूरियोटेलिक, तीसरे को यूरिकोटेलिक। ठीक है, 3 है। तो लिखिए इसको इसके आगे।
डिपेंडिंग अपॉन the nature of depending upon the nature of excretory substance या प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म आर मेनी ग्रुप्ड, मेनी 3 ग्रुप लिख लीजिए, वैसे तो और हैं, 3 मत लिखो, इससे बेटर है मेनी ग्रुप लिख लो, मेनी ग्रुप। वो ग्रुप कौन कौन से हैं बेटा? 3 ग्रुप में इसको मोस्टली डिवाइड किया गया है, 1 2 और 3। लिखो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो? अमोनिया हो, तो उसे क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। लिखो NH3 या दोज ऑर्गेनिज्म excretory product is क्या होगा? अमोनिया है। क्या है बेटा? अमोनिया। ओके। और ये मोस्टली जितने आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ऑल एक्वेटिक आपके जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो होंगे, चाहे एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर में रहने वाले हो, चाहे आपके मैराइन वाटर में रहने वाले, सबका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है बेटा? अमोनिया होता है। ठीक है। एंड लिख लो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये, मैराइन एंड फ्रेश वाटर एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक है। बोनी फिश किस क्लास का मेंबर है जी? पढ़ाएं, बताओ इसका क्लास बताओ, सब क्लास बताओ, बताओ। हाँ, उसका सब क्लास है, क्लास बताओ। सुपर क्लास बताओ। क्लास पूछ रही हूँ। एग्नेथा में तो जॉलेस हो जाएंगी ना। एक गैंथोस्टोमेटा होता है, क्या होता है? गैंथोस्टोमेटा और एग्नेथा 2 बताए थे। एग्नेथा में जॉलेस स्पीसीज होती है जिसमें आपका साइक्लोस्टोम आता है, लैम्प्रे आती है, हैग फिश होती है, पेट्रोमाइजॉन, इसी को तो कहते हैं ना, जिसका मोनोसिट लार्वा होता है। और उसके बाद गैंथोस्टोमेटा में आपका आता है, एक बोनी फिश होती है, ऑस्ट्रिक फिश हो जाएगी, एक कॉन्ड्रिक फिश जिसमें आपका स्कोल्यूडान आता है। ठीक है। हाँ, जिसको डॉग फिश भी कहते हैं। तो इसमें ये जो आपकी बोनी फिश है, इसी को ऑस्ट्रिक फिश में आता है। ठीक। तो इसमें भी इसका भी एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? अमोनिया है। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इसमें, एंड लार्वा ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के लार्वा में भी ये पाया जाता है। मैराइन एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट, बोनी फिश, लार्वा ऑफ क्रोकोडाइल जो होता है अमोनोटेलिक होता है। ओके। अब यूरिकोटेलिक लिखो, दोज ऑर्गेनिज्म आर एक्सक्रीटरी, इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होंगे? यूरियो है ना, यूरिको, यहाँ यूरिक एसिड हो गया, यहाँ यूरियो है, तो क्या हो जाएगा? यूरिया। और इसका फार्मूला पूछा था NH2CO NH2, GIC में क्वेश्चन बना हुआ है, यूरिया दिया था, इसका फार्मूला दिया था, जिसको याद रहेगा वही फार्मूला कर पाएगा। ठीक है। तो फार्मूला भी इसका याद रखना, यूरिया का मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक।
अरे इसमें आएगा, इसमें इसमें मैमल्स आते हैं, हम लोग हैं भाई इसमें। लिखो एग्जाम्पल इसका, लिखो इसमें, लिखो एग्जाम्पल। एडल्ट एम्फीबिया, हाँ अमोनोटेलिक है ना यहाँ पे। यहाँ क्रोकोडाइल एंड लिखो टैडपोल लार्वा, एंड टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है, हाँ वो सब लिखेंगे भी। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा वो अमोनोटेलिक होता है, पर फ्रॉग कैसा है आपका, यूरियोटेलिक है। लिखिए एडल्ट एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब आपका फ्रॉग हो जाएगा और बाकी सारे एम्फीबियन, बस लार्वा को छोड़ करके, ठीक है। दूसरा लिखिए टर्टल, टर्टल कछुआ। तीसरा लिखिए आप लोग मैमल्स। नेक्स्ट लिखिए आप लोग इलेस्मो ब्रांकस फिशेस, जितने आपकी इलेस्मो ब्रांकस फिशेस होती हैं ये आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यूरिकोटेलिक में लिखो दोज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आर स्क्रिटरी मटेरियल, स्क्रिटरी मटेरियल, इनके स्क्रिटरी मटेरियल क्या हो जाएंगे, मटेरियल, वेरी गुड, यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए बर्ड, रेप्टाइल्स, लिखिए बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट, ग्रॉसहॉपर, हाँ वो नहीं होता है। जब आप लोगों को एबीज पढ़ाएंगे तो बर्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और जो आपका पीजन है, पीजन का एनाटॉमी उसमें पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ाऊंगी। बर्ड का फीदर पढ़ना होता है, बर्ड के सारे क्लास पढ़ने होते हैं। क्या यूरिया हमेशा करेंगे, अगर ऐसे कंडीशन ऐसे नहीं, अगर ऐसे कंडीशन प्रेफरेंस आप हमेशा यूरिया को देंगे। अगर ऐसे कंडीशन में दे दिया कहीं फंसा के कि मान लो यूरिक एसिड दे दिया, उसके बाद ग्वानिन दे दिया, फिर उसके बाद आपका यूरिया अमोनिया फंसाया है, तब यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। साइकिल जब चलता है तो अमोनिया आपका चेंज होता है, ये कहोगे तो मैं मानूंगी। जब आपका उसमें लीवर में जब साइकिल चलता है, हाँ, तो उसमें ये चेंज होता है तो वो अलग बात है, पर ऐसे अगर प्रेफरेंस देना है तो हम लोग सिर्फ इसी का सिक्रेशन करते हैं, यही चेंज हो जाता है उसमें। यहाँ तक हो गया, लिखो नोट करके। इसके बाद क्या बच गया भाई आप लोग का, यहाँ लिखो नाइट्रोजनस सबस्टेंस क्या क्या होते हैं, नोट करके लिख लो। नाइट्रोजनस सबस्टेंस के नेम लिख लो, तो इसको ऊपर ही लिखवाना चाहिए था बट भूल गई, लिख लो यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजनस सबस्टेंस होते हैं। नाइट्रोजनस मटेरियल, नाइट्रोजनस मटेरियल देखिए कौन कौन से होते हैं। एमिनो एसिड होता है, लिखिए अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, सब लिखवाऊंगी किसमें किसमें होता है। टीएमओ होता है, टाई मिथाइल, ठीक है, ये आपका मैराइन फिश में होता है, उसमें ये पाया जाता है। और ग्वाइनिन होता है, ग्वाइनिन ये आपका स्पाइडर में पाया जाता है। बताओ मुझे जरा, एक वो बताओ तो, एक इंसेक्टा क्लास होता है, इंसेक्टा, और एक आपका होता है क्रस्टेशियन। हाँ इसमें आपका कौन है, इंसेक्टा में आपके मॉस्किटो वगैरह। बताओ इन दोनों में मुझे एक बस इसका मेन फीचर बना बताओ जिससे ये दोनों अलग हैं, इसका एक मेन फीचर बताओ जिससे ये दोनों अलग हैं।
हाँ, दोनों में पाई जाती है। हाँ, तो फीचर ऐसा बताओ जो, वो चीजें नहीं, ये भी नहीं है, मेन फीचर बताओ। हाँ, पकड़ी तो हो, नहीं, लेग से ही है, लेग है। कितने पेयर्स लेग बताओ इंसेक्टा में पाए जाते हैं, कितने पेयर्स आपके क्रस्टेशियन में पाए जाते हैं, आप बताओ। 7 पेयर पाए जाएंगे पेयर्स में। 3 पेयर्स आपके इंसेक्टा में पाए जाते हैं। इसमें लेग्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। और यहाँ क्रस्टेशियन नहीं रहेगा, यहाँ एरेक्निडा रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, हाँ, एरेक्निडा रहेगा। और इसमें आपके 4 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर्स। तो एरेक्निडा में आपके स्पाइडर आते हैं, स्कॉर्पियन आते हैं, जिसको बिच्छू कहते हैं। और इसमें इंसेक्टा में आपके सारे इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। कॉकरोच हो गया, और मॉस्किटो हो गए, ये चींटियां हो गई, सारी चीजें क्या है आपके इंसेक्ट में आ गए ना। इसमें हमेशा जो 3 पेयर्स लेग पाए जाते हैं। और इसमें कितने होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। तो 4 पेयर्स का मतलब 8 होता है, और इसका मतलब क्या होता है, 6 होता है। एक क्वेश्चन तो ये आपका इससे पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पाइडर में कितने, उसके लेग में कितने सेगमेंट होते हैं। तो लेग कितना होता है, 8 होता है ना। सेगमेंट हमेशा याद रखिएगा, जितने आपके एरेक्निडा होते हैं इसमें सेगमेंट 7 होते हैं। सेगमेंट पूछेंगे इस तरीके से, तो सेगमेंट आपका क्या होगा, 7 होगा। कोक्जा, टॉकलियर ऐसे करके होता है ना सारे सेगमेंट। तो ये सेगमेंट आपके 7 होंगे, पर आपके पेयर्स अगर लेग देखते हैं तो 8 होता है, 4 पेयर्स, ठीक है। क्या नीचे कर दे, लिखे नहीं थे, लिखो लिखो लिखो, इसको लिख लो, फिर उसके आगे लिख पाते हैं। लिख लो यहाँ तक आप लोग। अब आप लोगों को मैं लोअर से लेके प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक का सारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। प्रोटोजोवन में क्या होता है, पोरीफेरा में क्या होगा, सिलेंट्रेटा में क्या होता है, फिर आपका एनलीडा, प्लेटीहेल्मिन्थ, ये सारी चीज़ों से लेकर के कार्डेटा तक किसमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि वो मैचिंग में देता है, ठीक है। मैचिंग में देगा कि इसका कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो अभी एक लिस्ट बनाऊंगी, उसी में इसको करवा दूंगी। पर ये इसको यहाँ तक जानते रहिए कि जो आपका एक्सक्रीटरी सबस्टेंस है ये इतने हैं। नाइट्रोजन, अमीनो एसिड हो सकता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, टीएमओ, और क्या है, ग्वाइनिन। टीएमओ हमेशा जितनी मैरिन फिशेज होती है उसमें पाई जाती है, ग्वाइनिन जो है स्पाइडर। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ठीक है। ट्राई मेथाइल आर्गेनो करके है कुछ। कितना बजा, 8:50। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। बताती हूँ। ट्राई मिथाइल टीएमओ, 1 मिनट रुको, पहले टीएमओ का फिर टीएमओ नाइट्रोजनस सबस्टेंस, ट्राई मिथाइल हेमाइन ऑक्साइड। टीएमओ का फुल फॉर्म लिख लो तो ट्राई मिथाइल, इसका फुल फॉर्म लिख लो बेटा, ट्राई मिथाइल, ठीक है, एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन एन ऑक्साइड, ठीक है। टीएमओ का फुल फॉर्म है ट्राई मिथाइल एमीन एन ऑक्साइड। TMAO होता है, मतलब ये तो TMO ही है। ट्राई मिथाइल ऑक्साइड लिख लो, ये मत लिखो। हाँ, उसी में लिखे, उसमें उसी का है। हाँ, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, एन मत लिखो, ऑक्साइड। इसका फुल फॉर्म लिख लो। कौन है भाई,
ऊपर कर दें। ये जो कुछ चीजें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताती हूँ, नोट करके लिख लिया करो, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, दिमाग में रहता है तो वो आ जाता है। हो गया? और किसी ने कुछ पूछा था क्या? क्या? इसका मतलब होता है बेटा, आर इसी को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश का ही दूसरा नाम है इलेस्मोब्रांकस फिशेस। ठीक है, हाँ ये इसमें सब आएगा आपका। करी रे फिशेस, शक्कर फिशेस, आपके स्कोल्यूडान वगैरह सब कुछ इसी में आते हैं। हो गया यहाँ तक? आगे आप लोग लिखो अब, स्क्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। हर एनिमल में स्क्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, हेडिंग डालिए आप लोग। स्क्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक तरफ ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, एक तरफ स्क्रीटरी ऑर्गन्स उनके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्क्रीटरी ऑर्गन्स लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे एनिमल्स, उनके क्लास वगैरह जो भी रहेगा। तो सबसे पहले स्क्रीटरी ऑर्गन्स प्रोटोजोआ से देखते हैं। तो प्रोटोजोआ में बेटा बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, वो हर चीजें अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करता है। ठीक है, हर चीजों किससे करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करते हो। तो एक्सेस ऑफ वाटर और एक्सेस ऑफ इसका अमोनिया वगैरह सब उसी से सिक्रेट कर देगा। तो लिखिए पहला आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्क्रीटरी ऑर्गन्स किसका है बेटा, लिखिए आप, प्रोटोजोवन लाइक अम्फीबियन, प्रोटोजोवन लाइक अमीबा का है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लिखिए आप लोग, जनरल बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से कौन करेगा, पोरीफेरा। लिखिए पोरीफेरा में स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा। या इसी को क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। क्या नाम होता है इसका, निडेरिया। ठीक है, इसमें आपका हाइड्रा लिख लीजिए एक। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, अब आ गए आप, पोरीफेरा हो गया, इसके बाद क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस ना। प्लेटीहेल्मिन्थेस में लिखिए फ्लेम सेल। क्या होता है, फ्लेम सेल। फैसियोला हिपैटिका जानते हो ना आप लोग, बताओ फ्लेम सेल उसके किस लार्वा में सबसे पहले विकसित हुआ है, बताइए। फैसियोला हिपैटिका में कितने लार्वा होते हैं, सब तो पढ़ाए हैं, कौन 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 से 5? फैसियोला हिपैटिका, मिस रेशमा। ठीक है, मिस से क्या हो जाएगा, मीरासीडियम, एस से स्पोरोसिस्ट, आर से रेडिया, सी से सर्केरिया, और एम से मेटा सर्केरिया। इसमें सबसे फ्री स्विमिंग लार्वा कौन सी है, मीरासीडियम। कौन सा लार्वा है आपका, मीरासीडियम। क्या होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। स्पोरोसिस्ट सारे लार्वा में सबसे क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है। सबसे क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट होता है। और सर्वप्रथम जो आपका फ्लेम सेल का डेवलपमेंट हुआ इसी सर्केरिया लार्वा से।
ठीक है। सरकेरिया लार्वा जब यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे गोला सा रहता है और यहाँ इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे रहता है, इसमें टेल निकली रहती है, याद है आप लोगों को, ऐसे हल्की सी टेल रहती है। और यहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से देखेंगे, ऐसे फ्लेम सेल बनी होती है। फ्लेम सेल क्या होता है? ज्वाला कोशिकाएं ही तो होती हैं इस तरीके से, ऐसी ही रहती है ना फ्लेम सेल, इसी को फ्लेम की लायक होती है। हाँ, इससे जो आपका स्नेल होता है, जो होस्ट होता है, सर्वप्रथम इसी से क्या होता है? इन्फेक्ट होता है। और इससे आपका मेटासर्केरिया से आपकी जो पिग होती है, ये सारी चीज़ें होती है, उससे वो आपकी इन्फेक्ट होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? फ्लेम सेल किसका है? फैसियोला हिपेटिका आपका प्लेटी हेलमिंथिस का मेंबर है। तो फ्लेम सेल किस में पाया जाएगा? प्लेटी हेलमिंथिस में। लिखिए प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस में। प्लेटी हेलमिंथिस में लिखिए फैसियोला, फैसियोला एंड टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। हो गया। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, सब कुछ पढ़ाया गया है। इससे वो अपना जो है नाइट्रोजनस जो सबस्टेंस होता है फ्लेम सेल से बाहर करता है। चौथा आप लोग लिखिए नेफ्रीडिया, लिखिए नेफ्रीडिया। अच्छा हमको बताओ, एसके हेलमिंथिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है? यहाँ मैं नहीं लिखवाई। वेरी गुड, रीनेट सेल या एच सेप सेल, लिखो इसको रीनेट सेल, रीनेट सेल। आर इसी को बोलते हैं एच सेप्ड। हाँ, ये मोनोजेनेटिक होता है, इस तरीके से बना रहता है ऐसे, ये जैसे एच आकार नहीं होता है, इस तरीके से सेल बनी होती है, इसलिए इसको कहते हैं एच सेप सेल। देख रहे हैं ना, एच के आकार का बना है, इसलिए इसको एच सेप सेल कहेंगे, या तो रीनेट सेल कहते हैं। इससे एक्सक्रीशन होता है किसमें? एसके हेलमिंथी एस्कैरिस में, एसके हेलमिंथीज, हेलमिंथीज लिख लीजिए भाई, इसकी स्पेलिंग बना लीजिएगा, एस्कैरिस। चौथा लिखिए, पांचवा लिखिए आप लोग, एनलीडा में आ जाइए, चौथा पांचवा एनलीडा में जाए, यहाँ लिखिए नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। हाँ हाँ, लिखिए नेफ्रीडिया, लिखिए आप लोग। एनीलिडा, इसमें आपका आता है अर्थवॉर्म, निरीस, हेट्रोनिरीस, लीच वगैरह सब। पांचवा हो गया। छठवां लिखिए आप लोग, मालपिघियन टिब्यूल्स, मालपिघियन ट्यूब्यूल। ये किसका होता है बेटा? आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच का, आर्थो हाँ, क्या स्पेलिंग लिख देती हूँ। सातवां लिखिए आप लोग, नेक्स्ट मालपिघियन टिब्यूल्स के बाद आपका आ जाएगा इसमें, इसी में आता है स्पाइडर। स्पाइडर का क्या होगा? कोक्सल ग्लैंड। क्या होता है? कोक्सल ग्लैंड। जितने भी आपके एरेक्निडा के मेंबर होते हैं, किसके होते हैं? एरेक्निडा। इसमें आपका आ जाएगा स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, टिक्स एंड माइट्स। जो आपके छोटे छोटे टिक्स और माइट्स आते हैं, ये भी इसी में आते हैं। चलिए, कोक्सल हो गया। आठवां आपका आ जाएगा, कोक्सल के बाद क्या बचा? क्रस्टेशियन में क्या होता है जी? ग्रीन ग्लैंड होता है।
उसी को केबर्स ऑर्गन्स भी बोला जाता है ना। अच्छा रुको एक मिनट, ग्रीन ग्लैंड इसी का होता है ना, इसको एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं ना, ग्रीन ग्लैंड को, आई थिंक। एक बार चेक करो तो, प्रॉन में देखो ग्रीन ग्लैंड दिखा रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, देखो वही है ना। हाँ लिखो ग्रीन ग्लैंड, लिखो ग्रीन ग्लैंड एंड एंटीनल, एंटीनल ग्लैंड, ये आपका होता है बेटा प्रॉन। किस में रखा जाता है? क्रस्टेशियन में, क्रस्टेशियन, इसको इसमें आपका आता है प्रॉन, जिसको पैलीमोन भी बोलते हैं, पैलीमोन या झींगा मछली, मछली भी बोला जाता है इसको। हाँ लिखिए यहाँ तक, 8वां हो गया, 9वां क्या हो गया, ये आर्थ्रोपोडा हो गया, इंसेक्टा अरेक्निडा हो गया। अब मोलस्का में लिखिए, मोलस्का में आपका आता है क्या क्या? मोलस्का का क्या बताए थे आपको? केबर्स ऑर्गन का एक और नाम होता है, ये कोक्सल है, सी से कुछ और है उसका नाम। ऑर्गन आप जब बोजाइनस उसी को कहते हैं, केबर्स ऑर्गन्स को ही। उसका एक और नाम है भाई, यूनियोसिपिया में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? केबर्स ऑर्गन, अच्छा लिखो पहले, केबर्स, केबर्स ऑर्गन लिखिए, केबर्स ऑर्गन में लिखिए, कोई बात नहीं। यहाँ लिखो मोलस्का, ठीक। इसके बाद लिखिए आप लोग इसमें क्या बोला जाता है, प्रोटोनिफ्रीडिया लिखो 10वां, प्रोटोनेफ्रीडिया, जो आपका बैलेनोग्लॉसस किसका मेंबर है बताओ? हाँ लिखो, बैलेनोग्लॉसस, ये आपका किसका मेंबर है? हेमीफॉर्डेटा। प्रोटोनिफ्रीडिया आपका पाया जाता है फैसियोला हिपैटिका में भी, फैसियोला हिपैटिका, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रोटोनिफ्रीडिया और नेफ्रीडिया दोनों फैसियोला हिपैटिका में पाई जाती है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, और ऑप्शन में दोनों दिया था। बहुत लोगों, मोस्टली लोगों ने बैलेनोग्लासेस ही मारा था। जब आप फैसियोला हिपैटिका का लार्वा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ प्रोटोनिफ्रीडिया भी बनता है नेफ्रीडिया के साथ साथ। देखिए 10 के बाद अब क्या बच गया भाई? ग्रीन ग्लैंड हो ही गया है, प्रोटोनिफ्रीडिया हो ही गई है, और अब मनुष्य बच गए ना। लिखिए किडनी, किडनी लिखिए, इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड भी है ना। किसमें? हाँ उसको सिफेलोकार्डेटा। अच्छा प्रोटीन एक बार चेक करके देखो, डाल के तो डालो इसको, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है मुझे। इसको करो, ये इसको लिखो मैमल्स, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग, क्योंकि बुक का है ना इसलिए। एंड आल वर्टिब्रेट, वेलोनोग्लॉसिस में देखो दिखा रहा है। एम्फीऑक्सस में प्रोटोनिफ्रीडिया आई थिंक नहीं होता, उसमें व्हील ऑर्गन होता है ना शायद। देखो एक बार उसमें चेक करके देखो तो, प्रोबोसिस ग्लैंड दिखा रहा है, प्रोटोनिफ्रीडिया देखो उसमें दिखा रहा है, सिफेलोकार्डेटा एम्फीऑक्सिस में देखो। एक मिनट रुक जाओ, आई थिंक इसमें ही पाया जाता है। लिखो एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस, और यहाँ हेमी की जगह सिफेलो डालो, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और लिख लो बेटा आपका, प्रोबोसिस ग्लैंड लिखिए,
ये आपका वेलोग्लासिस में होता है, वेलेनोग्लासिस। इसको करिए, बता रही हूँ। ये प्रोटोनिफ्रिडिया वाला मैं इसको क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। इसको भी स्टार लगा के छोड़ दो, इसको बस स्टार लगा के छोड़ दो, मैं इसको सर्च करूंगी, बुक से देखूंगी तब क्लियर करूंगी। एम्फिऑक्सस तो है, ये फैसियोला हेपेटिका तो है। प्रोटोनिफ्रिडिया एक और हमारा जो है वर्टिब्रेट होता है, इसमें पाया जाता है। या तो वेलोनोग्लासिस में दोनों पाए जाते होंगे, या तो फिर एम्फिऑक्सस का फीचर होगा प्रोटोनिफ्रिडिया। ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ। अच्छा, इसको बाद में मैं सर्च करूंगी। इसको स्टार लगा के छोड़े रहना, तो मैं इसको क्लियर करके ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग वहां सही कर लेना, ओके। और बाकी सब सही है, देखो। कोक्सल ग्लैंड हो गया, ग्रीन ग्लैंड हो गया, केबर्स हो गए, प्रोटोनिफ्रिडिया, किडनी, प्रोबेसिस ग्लैंड, बेलोनोग्लासिस। लिखिए बता, देखते हैं। अच्छा, पहले मैं ध्यान दू वाला क्वेश्चन गया कहाँ। प्रोटोनेफ्रिडिया excretory organ present in flatworm, हाँ लैंसलेट इसी को बोलते हैं ना। एम्फिऑक्सस को लैंसलेट कहते हैं ना। लैंसलेट का मतलब होता है तलवार की तरह, तो एम्फिऑक्सस ऐसे ही तो रहता है, जैसे आपकी फिश लाइक होती है ना एम्फिऑक्सस, ऐसे ही तो होती है ना तलवार की तरह। सही है, प्रोटोनिफ्रिडिया इसी में, एम्फिऑक्सस और फैसियोला हेपेटिका। करी सही। हो गया। अब आप लोग बेटा लिखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। अब हम लोग को मनुष्य के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये तो चीज़ों को मैंने बता दिया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको मैचिंग में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? मैचिंग में। जब आप मैचिंग करेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ जो मैंने टीएमओ और स्पाइडर वाला लिखवा दिया है ना नोट करके, इसमें इंक्लूड करना है तो नीचे कर लो, उस टाइम याद रहेगा, नहीं तो उसमें नोट करके छोड़ दोगे। यहाँ लिख लो टी एम ओ, ये आपका किस में पाया जाता है? मैराइन फिश में। मैराइन फिश में जितनी मैराइन फिशेस होंगी उसमें पाया जाता है। और ग्वाइनिन, जो ग्वाइनिन पाया जाएगा ये आपका स्पाइडर में, इसको भी इसी में इंक्लूड कर दो, खत्म हो जाए। ये आपको लिस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। मनुष्य में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? इसको दो पार्ट में डालो, एक को लिखो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक क्या है इसको सहायता जो प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक लिखिए आप लोग मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गया, एक को कहते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है बेटा? किडनी है। बाकी जितना बचा क्या है आपका? एसेसरी है, तो इसमें आप लिखिए किडनी। और जो किडनी आपकी कैसी होती है? पेयर्ड में होती है। किससे होती है? पेयर्ड में। पेयर्ड मतलब वन पेयर मतलब दो हो गई, ठीक है, वन पेयर्ड होती है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और जो किडनी की यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ठीक। और किडनी से आपका ये जो आपका किडनी यही है ना, इस तरीके से लगा होता है,
इस तरीके से, और यहाँ से उल्टा बना दे क्या जी? हाँ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ से 2 यूरेटर निकलते हैं, ठीक। एक आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी फेरस ऑरिफिलिस होती है, फिर यहाँ से बाहर हो जाता है। तो यहाँ यूनिट ये हो गई, यूनिट नेफ्रॉन लिख लो। इन किडनी में 2 यूरेटर होते हैं। बताइए किडनी किस टिश्यू से बनी होती है? बताइए, किडनी में जितने भी आपके सिस्टम होते हैं, किस यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब किससे बने होते हैं? बताइए जी। स्क्वैमस है, क्या है? फीटिंग है। यूरेटर बताइए किससे बना होता है? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। आप लोगों को मैंने क्या बताया था? ट्रांजिशनल बताया था कि नहीं? मैंने कहा था ट्रांजिशनल जो आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये सारे के सारे स्क्रिटरी फंक्शन से ही बिलोंग करते हैं। जितने स्क्रिटरी फंक्शन होता है, इसी ट्रांजिशनल आपका एपिथेलियम से बना होता है। पर वो सब कहाँ आप याद करेंगे? पढ़िए, सारी चीज़ें भूल गए आप लोग, पढ़िए, उसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। इसमें लिखिए एसेसरी स्क्रिटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। पहला लिखिए लीवर है, ठीक। इसमें कौन सी साइकिल चलता है? यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, NH2CO NH2 बाई ऑर्निथीन, आर यूरिया, आर क्रेप्स हैंसलेट साइकिल, ठीक है। ऑर्निथीन बोलो, यूरिया साइकिल बोलिए, क्रेप्स हैंसलेट साइकिल बोलिए, दोनों तीनों एक ही है। दूसरा आपका स्क्रिटरी मटेरियल, जो स्क्रिटरी ऑर्गन जो सहायक करता है हमको, हमारा क्या है? स्किन है। स्किन से क्या होता है आपका? हाँ, ये साल्ट प्लस आपके जो स्वेट्स होते हैं, पसीने, ठीक है, ये क्या होते हैं? स्क्रिटरी मटेरियल किसके थ्रू निकलता है? स्किन से, बाई सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड से। यार इसी को स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है, पसीने की ग्रंथियां। थर्ड आपका स्क्रिटरी मटेरियल क्या है बेटा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या है आपका? कोलन, क्या? नहीं नहीं भाई, वो तो तुम्हारी मेमोरी ग्लैंड हो जाएगी ना। ये होलो होती है। हाँ, लिखिए कोलन स्क्रिटरी, लिखो कोलन स्क्रीट एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ आयंस। आयंस में लिखिए आप लोग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, along with फीकल। जो आपके अनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं, वो उसी को फीकल मैटर कहते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है? बाहर आता है। फोर्थ आपका स्क्रिटरी सिस्टम क्या है? सेसरी में लंग्स। लंग्स से क्या होता है? CO2 बाहर करते हैं ना हम, जिसका यूज नहीं है, रिमूवल ऑफ CO2 एंड लिटिल वाटर वेपर वाटर। कर लीजिए यहाँ तक। सही।
चीज और था, मैंने कहीं लिखा है इसको, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ तो। अब यहाँ एक चीज नोट डालिए, नोट डाल के लिखिए। मैं जो आप लोगों को नोट डाल के लिखवाती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखा करिए। ये क्वेश्चंस हैं आपके। लिखो हाईली टॉक्सिटी ऑफ नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में सबसे हाईली टॉक्सिक क्या होता है? अमोनिया होता है। तो सबसे कंपैरिजन में यूरिक एसिड होगा, यूरिक एसिड, फिर आपका यूरिया, फिर आपका क्या हो जाता है बेटा? अमोनिया। अमोनिया ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है। अगर कोई व्यक्ति 6 से 7 महीने लगातार किसी दीवार पे, अगर जानते हो ये अमोनिया क्या होता है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हमारा जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसमें यूरिया होता है। यूरिया एयर के कांटेक्ट में आने के बाद किसमें चेंज होता है? अमोनिया में। अमोनिया की ये दुर्गंध आती है, जो पेशाब की गंध आती है, इसी अमोनिया की वजह से। अगर किसी वॉल पे लगभग कोई व्यक्ति, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब ऐसा हुआ, बाद में पता चला, ऐसे नहीं होते कि बस स्टैंड या ऐसी जगह जो रहती है तो वॉल रहती ना, तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, यूरिनेशन अगर कर देते हैं तो धीरे धीरे उस वॉल में होल होने लगता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वॉल आपका गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए फिर उसको पता किया गया ऐसा क्या था, तो पता चला कि भाई वहाँ पे अमोनिया मतलब लोग यूरिन करते थे, वो चेंज हुआ अमोनिया में, और अमोनिया सबसे हाईली टॉक्सिटी रहती है, इसकी गंध बहुत डेंजरस होती है। अगर थोड़ा सा, अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे तो इसकी गंध बर्दाश्त नहीं होती, पूरा ऐसे नाक में चढ़ जाती है, रोने जैसा। हम लोगों में एक सर थे, जबरदस्ती अमोनिया का गंध सूंघवाते थे, नहीं सूंघोगे तो मारते थे। ठीक है, अहमद अंसारी नाम था सर का, इतना परेशान करते थे हम लोगों को। लड़कियों से मतलब 36 का आंकड़ा, वो देखना ही नहीं चाहते थे, लड़कियों को देखना ही नहीं चाहते थे। होता है। तो जो आपके आपके जो हमारे जो सर रहते थे ना, इतना मारते थे लड़कों। एक लड़का था, उसको आया था, उसको बहुत मारते थे, उससे कुछ पूछे करने के लिए, और एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो आया, उसको इतनी गंदी गाली दी कि एक थप्पड़ मारे, और वो उतनी देर में गायब हो गया, पूरा बैग वैग छोड़ के 2 दिन बाद आया स्कूल में। सब लोग परेशान, क्यों चला गया, लगता छोड़ दिया, सर मार दिए। और हम लोग को ऐसे बाल पकड़ के ऐसे मारते थे, ये नहीं देखते थे कि भाई इंटर की लड़कियां हैं, जाने दो, बड़ी हो गई हैं, सूंघो उसको, मर नहीं जाओगी, बताओ कैसा है। अब भाई कैसा बताएं, खाना थोड़ी है स्वाद बताएं। सर बहुत गंदा, इसमें गंदा में कैसा खाना खाती हूँ, हाँ सर कैसा गंदा में बताना पड़ता था सर, बहुत वो है, तगड़ा लग रहा है सर, ऐसा स्मेल कर रहा है। अरे बहुत परेशान करते थे। अगर पाकिस्तान हार जाए, उठा के कम से कम सब लोग बताते थे कि सर अभी तक 20-25 अपनी टीवी फोड़ चुके हैं, ऐसे उठा के नीचे सीधे फेंक देते थे, फूट जाए, मतलब जीने न देना। उस दिन जो मिल गया तो समझ लो गया काम से। और चलते थे हमेशा मुस्कुरा के, कोई देखे तो कहे कि बहुत मतलब सज्जन और बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हैं। आंतरिक रूप से बहुत खतरनाक थे, और जिसको मारते थे समझ लो जान। 2-4 बार ऐसा बताया जाता है कि कुछ लड़कों को ऐसा मारे थे कि मरने की कंडीशन आ गया था। अरे उनका दूसरा नेचर था भाई। अरे भाई उतना सीनियर थे ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर्स थे भाई। पहले और अब में बहुत अंतर है, पहले लोग अपने टीचरों को नहीं मारते थे, अब क्या है, टीचर डरते हैं बच्चों से कि बाहर निकलने के बाद तो फिर समझ लो दिक्कत हो जाएगी। लिखिए, लिखिए, अब आप लोग को पढ़ना है ह्यूमन की किडनी, किडनी के बारे में लिखिए। चलिए,
किडनी लिखिए, ह्यूमन किडनी लिखिए। इसकी जो ओरिजिन हुई है बेटा मीजोडर्मल लेयर से है। किससे है? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल इसकी ओरिजिन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, वन पेयर्ड किडनी एंड बीन शेप्ड। बीन जानते हो ना, बीन शेप्ड किडनी पर होती है, जो फली नहीं होती, बीन होती, सेम जानते हो ना, सेम। तो उसकी जो फली होती है एकदम उसी के आकार की किडनी होती है, वन पेयर। ये लगभग 120 टू 180 ग्राम्स होती है इन वेट। इसका वेट कितना होता है बेटा? 120 से 180। इसका लोकेशन क्या होता है? किडनी हमारे कहाँ पाई जाती है? हमारा जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर लिखिए, लोकेशन इन, इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल cavity on ventral side of vertebral column, ठीक है। टाइप ऑफ किडनी इन लोअर इनवर्टिब्रेट टू हायर इनवर्टिब्रेट, ठीक है। लिखिए, टाइप ऑफ किडनी इन लोअर टू हायर इनवर्टिब्रेट, टू हायर ऑर्गेनिज्म लिखो, इनवर्टिब्रेट सही नहीं है, ऑर्गेनिज्म। लोअर से लेके हायर ऑर्गेनिज्म तक जो किडनी है उसके टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप के हैं, प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। 3 प्रकार की किडनी होती है, कुछ एक्सेप्शन होगी बताएंगे। प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, और मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक। प्रोटोनेफ्रिक किडनी जो होता है सबसे प्रिमिटिव किडनी होता है, और सबसे एडवांस क्या है? मेटानेफ्रिक। आर इसको बोलेंगे प्रिमिटिव किडनी। इसके एग्जाम्पल से याद कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल्स में लिखिए बेटा, लार्वा ऑफ टैडपोल, फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल लार्वा कहते हैं, टैडपोल, ठीक। फिशेज एंड आल फिशेज, ठीक। मीजोनेफ्रिक में लिखिए इसको एग्जाम्पल करके, क्या आ जाएगा? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स नहीं आएंगे, आल एम्फीबियंस लिखिए, आल एम्फीबियंस। फिश में किसका एक्सेप्शंस है? स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन में जो आपकी किडनी पाई जाती है उसको कहते हैं ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। यहाँ लिखिए एक्सेप्शंस, अपवाद में लिखिए स्कोलियोडॉन या इसी को कहते हैं डॉग फिश। डॉग फिश का मतलब बेटा, इसको इसलिए डॉग फिश कहते हैं, इसमें जो है ऑल्फैक्टरी जो लोब होता है वो हाईली डेवलप होता है, और इसमें जो क्रैनियल नर्व होती है, क्रैनियल नर्व क्या होती है? जो फिश होती है उसमें 10 पेयर होती हैं, पर इसमें कितना होती है? 11 पेयर। कितनी होती है? 11 पेयर्स होती हैं। और ये जो 11वां पेयर्स होता है, ठीक है, ये प्लेयर होता है
ऑल्फैक्ट्री, प्रो ऑल्फैक्ट्री आपका जो होता है, ये पेयर्स होते हैं, मतलब 11वां पेयर्स का नाम क्या है, प्रो ऑल्फैक्ट्री, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डॉग फिश कहा जाता है। स्मेलिंग पावर सबसे हाईली होता है, ठीक है। तो ये 11वां पेयर्स यही है, 10 पेयर तो सब इसी का है। तो इसमें ये जो किडनी है, इसकी किडनी को क्या कहेंगे, ऑपिस्थो, लिखो ऑपिस्थो नेफ्रिक किडनी, नेफ्रिक किडनी इसको कहेंगे। और किसका सिक्रीशन करेगी, अमोनिया का, क्यों, क्योंकि बेटा उसमें है, वाटर में, ठीक है। ये हो गया। मेटानेफ्रिक का ट्रिक लिख लीजिए, राम से, किससे, राम से, राम से लिख लीजिए, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ाऊंगी। अब इसके बाद जो है किडनी के जो आप लोगों को ह्यूमन किडनी का पूरा डायग्राम बनाना है, फिर उसके अंदर का पूरा समझाना, उसका कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन, ठीक है। फिर किडनी में आपका किडनी का डायग्राम बना के यूरेटर वगैरह किस तरीके से सारी फंक्शंस है वो, फिर इसमें रास चलता है, ठीक है, इसमें रास फंक्शन है और यूरिया साइकिल है, ये सारी चीज़ें समझानी है। फिर उसके बाद इससे क्या क्या डिसऑर्डर है वो बताऊंगी, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपका आगे का चैप्टर नर्वस सिस्टम डालूंगी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म कर लूँगी, तो एनिमल फिजियोलॉजी में आऊँगी, सेलुलर रिस्पायरेशंस, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी। क्या बेटा, सेल्स और, अरे बहुत अभी तक पढ़ा, सेल्स ऑर्गन वगैरह मैं पढ़ा दी हूँ, मतलब आप लोगों को तो पढ़ाना है, ये बैच फिर से स्टार्ट है। तो ये बैच स्टार्ट है, तो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से मैंने स्टार्ट कर रही हूँ, मैं वहीं से इसको स्टार्ट की हूँ। तो मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव पढ़ा दी हूँ, रिस्पायरेटरी पढ़ा दी हूँ, और सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी ये चल रहा है, चौथा चैप्टर चल रहा है, बैच नया स्टार्ट है। पुराने जो इसके पीछे वाले जो स्टूडेंट थे, उनका एक बैच कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया। अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग नए में हैं, आप लोग आराम से पढ़िए, फटाफट उसको पढ़ाऊंगी। और फिर क्रैश कोर्स में